हेलो फ्रेंड, एसपी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग क्लास नंबर 6 है हम लोगों की मैनेजमेंट की। आज की जो क्लास है वो क्लास नंबर हम लोगों की 6 है और क्लास नंबर 6 में हम लोगों ने अभी तक जो किया है वो हम लोगों ने मैनेजमेंट में, जिसमें हम लोग बोलते हैं मैनेजमेंट को प्रबंध बोलते हैं। अब प्रबंध में हम लोगों ने क्या क्या कर लिया है वो पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताए हुए हैं स्टेप बाय स्टेप। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखे हैं, जैसे कि मान लो कि प्रबंध क्या होता है, प्रबंध में कौन कौन से कार्य आते हैं, प्रबंध के क्या क्या सिद्धांत होते हैं, तो इन सब बातों पर चर्चा मैंने पिछले वीडियो में की हुई है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा हुआ है तो उसको पहले देख लीजिए, उसके बाद ही आप लोगों को ये बातें समझ में आएंगी। आज की हम लोग जो क्लास है वो हम लोगों की निर्देशन की क्लास है। अब निर्देशन क्या होता है, सबसे पहले तो हम लोग ये जान लेते हैं कि प्रबंध के जो कार्य होते हैं, प्रबंध के कार्य। अब प्रबंध के जो कार्य होते हैं वो हम लोगों ने सामान्यतः 5 प्रकार के कार्य होते हैं। प्रबंध के जो कार्य होते हैं, पहले नंबर का जो कार्य है उसे बोलते हैं हम लोग नियोजन, और नियोजन को बोलते हैं प्लानिंग। अब नियोजन का मतलब होता है कि किसी काम को करने से पहले उसकी तैयारी करना, प्लानिंग बनाना कि कब करना है, कैसे करना है और किस किस प्रकार से करना है, इन सब बातों का नियोजन में उल्लेख किया जाता है। उसके बाद मैंने अगला वीडियो बनाया था, उसमें बनाया था मैंने संगठन का। अब संगठन मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन जिसे बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन नियोजन बना लिया तो उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन कार्य को अलग अलग विभागों में बांटेंगे। उसके बाद होता है कि उन विभागों में हम लोग क्या करेंगे, नियुक्तियां करेंगे नंबर 3 में। और नंबर 3 में हम लोगों ने किया हुआ है कि नियुक्तिकरण, और नियुक्तिकरण को बोलते हैं इंग्लिश में स्टाफिंग। और चौथे नंबर का जो कार्य है उसे बोलते हैं निर्देशन। तो आज का जो हम लोगों का रहेगा उससे बोलेंगे निर्देशन, आज का वीडियो रहेगा निर्देशन का, इसे बोलते हैं इंग्लिश में डायरेक्शन। अभी हम लोग निर्देशन के बारे में चर्चा करेंगे। और उसके बाद जो 5 नंबर कार्य है उसमें होता है हम लोगों का नियंत्रण। अब जैसे मान लो कि नियंत्रण सबसे लास्ट स्टेप होता है, तो अक्सर करके ये भी क्वेश्चन आता है कि नियोजन का प्रथम कार्य कौन सा होता है, नियोजन का अंतिम कार्य कौन सा होता है। तो ऐसे भी करके क्वेश्चन आते हैं और इनके अंदर भी क्वेश्चन आ जाते हैं। ये जो क्लास है आप लोगों के लिए टीजीटी, पीजीटी और बीकॉम की अगर तैयारी आप लोग कर रहे हैं, बीकॉम के पेपर के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी। तो सबसे पहले हम लोग निर्देशन के बारे में जानेंगे। निर्देशन होता क्या है, अगर मैं आप लोगों को अपनी भाषा में समझाऊं थोड़ा सा, तो निर्देशन का मतलब होता है किसी भी काम को कराने के, मतलब कि जैसे मान लो कि मुझे कोई काम कराना है तो उसे मतलब कि हम लोग करवाने का जो तरीका होता है, मतलब कि पथ प्रदर्शन करना, उसी को बोलते हैं नियोजन, निर्देशन करना, डायरेक्शन करना, मतलब कि किसी को गाइड करना एक तरीके से, तो उसे बोलते हैं निर्देशन करना। अब निर्देशन के बारे में हम लोग जान लेते हैं, और भी चीज़ें आती हैं। निर्देशन के तत्व क्या होते हैं, अगर जैसे मान लो कि नियुक्तिकरण, अगर मैंने अभी आप लोगों से पिछले वीडियो का थोड़ा सा पूछ लिया जाए कि नियुक्तिकरण में क्या क्या होता है, तो नियुक्तिकरण के तत्व, अगर मान लो कि नियुक्तिकरण के तत्व आपसे लोगों से पूछे जाते हैं तो नियुक्तिकरण के तत्व बताइए आप लोग कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले होता है हम लोगों का मानव संसाधन नियोजन, मानव संसाधन नियोजन। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद का है हम लोगों का भर्ती। अब भर्ती में मान लो कि भर्ती में अगर पूछा जाए कि भर्ती में जो हम लोग भर्ती करते हैं उसके स्रोत कितने होते हैं, तो भर्ती के स्रोत अगर आप लोगों को तभी आएगा जब आप लोग क्लास नंबर 5 को अच्छी तरीके से देखेंगे। क्लास नंबर 5 भर्ती के स्रोत होते हैं 2, एक होता है आंतरिक स्रोत और एक होता है बाह्य स्रोत। अब आंतरिक स्रोत को बोलते हैं इंटरनल सोर्सेज और इसे बोलते हैं एक्सटर्नल सोर्सेज। अब इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेज में कौन कौन से सोर्सेज आते हैं, इन पर भी मैंने चर्चा की हुई है, तो आप लोग वीडियो को देख लीजिए। अब हम लोग करेंगे निर्देशन को। अब निर्देशन को बोलते हैं डायरेक्शन। अब हम लोग इसके जल्दी से जल्दी एमसीक्यू तो नहीं, पहले इसको कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे कि होता क्या है, निर्देशन का मतलब होता क्या है। सबसे पहली बात लिखी हुई है कि निर्देशन का मतलब होता है कि निर्देशन लिखा हुआ है डायरेक्शन बोलते हैं, डायरेक्टिंग, ठीक है, डायरेक्टिंग। उसके बाद निर्देशन के बारे में लिखा हुआ है, मैंने एक शॉर्ट नोट में लिख रखा है, आप लोगों को ज़्यादा मुझे लिखना भी नहीं पड़ेगा, जिससे आप लोगों का समय भी बचेगा। अब सबसे पहले आता है कि निर्देशन होता क्या है, तो पथ प्रदर्शन करना अधीनस्थों का, मतलब कि जो कर्मचारी नीचे लगे हुए हैं, एक अधिकारी होता है, ठीक है। अब अधिकारी होता है, उसके नीचे जो वर्कर लगे होते हैं, कर्मचारी लगे होते हैं, उसे हम लोग अधीनस्थ बोलते हैं। अधीनस्थ मतलब कि इसके अधीन हम लोग कार्य करेंगे, तो इसे बोलते हैं अधीनस्थ। अब ये कर्मचारी क्या करेंगे कि ये अधिकारी जो है इन कर्मचारियों का निर्देशन करेगा, और निर्देशन मतलब कि डायरेक्शन करेगा, तो पथ प्रदर्शन करेगा। अब पथ प्रदर्शन एक भाषा में लिखा जाता है कि निर्देशन का अर्थ होता है कि एक के बाद दूसरे झंझट को निपटाना, एक के बाद दूसरे झंझट को निपटाना निर्देशन कहलाता है, मतलब कि पथ प्रदर्शन कहलाता है। ऐसे करके आप लोगों से परिभाषा भी पूछी जा सकती है।
अब उसके बाद लिखा हुआ है कि निर्देशन के तत्व मतलब कि एलिमेंट, डायरेक्शन के एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, इनसे भी क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है कि पर्यवेक्षक, ये तत्व लिखे हुए हैं, इनके अभी क्रम भी हम लोगों को बताने हैं, क्योंकि अक्सर करके क्रम भी पूछे जा सकते हैं कि निर्देशन का पहला जो तत्व है उसको मतलब कि प्राथमिक कौन सा तत्व है, द्वितीयक कौन सा है, तृतीयक कौन सा है। तो ऐसे करके भी इनके क्रम हम लोगों को याद रखने हैं। ये क्रम सही नहीं है, अभी हम लोग आगे चर्चा करेंगे। सबसे पहला होता है पर्यवेक्षक, इसे बोलते हैं सुपरविजर। और उसके बाद दूसरा नंबर होता है अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा को बोलते हैं मोटिवेशन। और नेतृत्व होता है तीसरा नंबर एलिमेंट, उसे बोलते हैं लीडरशिप। और संदेश वाहन को बोलते हैं कम्युनिकेशन। तो ये जो तत्व होते हैं इनके एक एक करके हम लोग इनके बारे में भी अच्छी तरीके से पढ़ेंगे कि पर्यवेक्षक कैसा होता है, अभिप्रेरणा क्या होती है, आवश्यकता क्या होती है, आवश्यकता के प्रकार क्या हैं, आवश्यकता को सबसे पहले किसने दिया था, इन पर भी हम लोग आगे बात करेंगे। अब निर्देशन के तत्व तो हम लोगों ने कर लिए, लेकिन निर्देशन के महत्व जो दिए गए हैं मैंने लिखे रखे हैं कि निर्देशन के महत्व क्या क्या होते हैं। सबसे पहला जो तत्व है मतलब कि जो महत्व है, सबसे पहला है कि क्रियाओं का प्रारंभ करना। निर्देशन के द्वारा क्या होता है, क्रियाओं को प्रारंभ करना प्रबंध के सभी स्तरों पर आवश्यक होता है। तो ऐसे करके एक बार क्वेश्चन आया था निर्देशन का कि निर्देशन आवश्यक होता है, एक करके ऐसे करके क्वेश्चन पूछा गया था बहुविकल्पी में कि निर्देशन आवश्यक होता है। ए ऑप्शन में दिया था कि उच्च स्तरीय के लिए, मतलब कि उच्च स्तरीय के लिए, या फिर बी ऑप्शन में दिया था मध्य स्तरीय के लिए, और सी ऑप्शन में दिया था निम्न स्तरीय के लिए, और लास्ट ऑप्शन में दिया था इनमें से सभी। तो इसका ऑप्शन जो है इनमें से सभी था, इसका राइट आंसर था। ठीक है, तो ऐसे करके क्वेश्चन भी आ सकते हैं। उसके बाद तीसरा नंबर लिखा हुआ है महत्व, समन्वय का आधार। और चौथे नंबर पर लिखा हुआ है कि अभिप्रेरणा का साधन, अभिप्रेरणा मतलब कि मोटिवेशन का ये साधन होता है क्या, निर्देशन। उसके बाद परिवर्तन की सुविधा भी इसमें होती है। उसके बाद उपक्रम को स्थायित्व प्रदान करता है। तो ये जो मैंने मोस्ट मुझे लगे महत्व वो मैंने आप लोगों के सामने लिख दिए हैं। ऐसे बहुत से महत्व हैं जो मैंने नहीं लिखे हैं, तो महत्व को आप लोग समझ सकते हैं, थोड़े से IQ से अपने दिमाग से समझ सकते हैं। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ें हैं उन पर हम लोग चर्चा आगे करेंगे। अब देखो नीचे लिखा हुआ है कि निर्देशन के सिद्धांत, और सिद्धांत से अक्सर करके क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसे करके क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से निर्देशन का सिद्धांत कौन सा नहीं है या फिर है। तो निर्देशन का पहला सिद्धांत है कि निर्देशन पद्धति की उपयुक्तता का सिद्धांत। उसके बाद उद्देश्यों के सामंजस्य का सिद्धांत। उसके बाद तीसरा नंबर जो सिद्धांत है वो लिखा हुआ है कि अधिकतम व्यक्तिगत योगदान का सिद्धांत। अब इस पर हम ये जो है लिखे हुए हैं इन पर भी हम लोग चर्चा करेंगे कि जैसे मान लो कि पहला नंबर सिद्धांत लिखा हुआ है कि निर्देशन पद्धति की उपयोगिता का सिद्धांत। अब इसमें थोड़ा सा ज़्यादा कुछ करना नहीं है कि निर्देशन पद्धति, ये बोला गया है कि निर्देशन पद्धति बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रबंध का एक महत्वपूर्ण अंग माना गया है। निर्देशन को प्रबंध का एक महत्वपूर्ण अंग माना गया है, प्रबंध का एक महत्वपूर्ण अंग माना गया है, महत्वपूर्ण भाग माना गया है, इसे भी कर सकते हैं, महत्वपूर्ण भाग है। तो निर्देशन जो है पद्धति की उपयोगिता का सिद्धांत यही बताता है कि प्रबंध का एक महत्वपूर्ण भाग है। कौन सा, ये निर्देशन भाग है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर लिखा हुआ है कि उद्देश्यों के सामंजस्य का सिद्धांत। अब मान लो कि एक कंपनी के उद्देश्य बहुत सारे हैं, ठीक है। अब बहुत सारे उद्देश्य तभी पूरे होंगे जब कर्मचारी अपना पूरा का पूरा एफर्ट देंगे उस कंपनी में उद्देश्यों को प्राप्त करने में। अगर कर्मचारी मतलब कि दिल से काम नहीं करते हैं तो कंपनी अपने जो उद्देश्य है उसमें प्राप्त नहीं कर सकती है। ये सिद्धांत ये कहता है। उसके बाद नंबर 3 सिद्धांत ये कहता है कि अधिकतम व्यक्ति योगदान का सिद्धांत। इस सिद्धांत में ये होता है कि जो पर्यवेक्षक होता है वो ये जो अधिकारी होता है वो ये डिसाइड करता है कि एक व्यक्ति अधिकतम अपना कार्य करे, किस प्रकार करे, और मतलब कि वो मोटिवेट हो के कार्य करे। ये होता है कि व्यक्ति जो है अधिकतम योगदान दे सके, तो उसे समय समय पर मोटिवेट किया जाता है। उसे मतलब कि मोटिवेट के लिए कुछ प्रोत्साहन भी दिए जाते हैं, कुछ अलग से बोनस वगैरह भी दिए जाते हैं, तो जिससे कि अधिकतम व्यक्तिगत योगदान का सिद्धांत भी इसमें आ जाता है। उसके बाद निर्देशन का जो सिद्धांत है वो सिद्धांत है चौथा नंबर सिद्धांत। और चौथे नंबर सिद्धांत में ये लिखा हुआ है कि आदेश की एकता का सिद्धांत। आदेश की एकता का सिद्धांत ये कहता है कि एक आदमी को, जैसे मान लो कि ये कर्मचारी है और इसको जो ऑर्डर आने चाहिए वो एक ही अधिकारी से आने चाहिए। अगर मान लो कि ये अधिकारी है, अब ये ऑर्डर देगा तो इसको जो ऑर्डर देगा वो अधिकार इससे आना चाहिए। ये नहीं है कि एक कर्मचारी से बहुत से लोगों को, मतलब कि बहुत से जो लोग हैं उसको ऑर्डर दें,
क्योंकि वो ऑर्डर अगर देंगे बहुत से लोग तो वो कर्मचारी कंफ्यूज होगा कि किसका काम पहले करें और किसका काम बाद में करें। तो इससे क्या होगा, कर्मचारी में भी मतभेद होगा और अधिकारी में भी मतभेद होगा। तो आदेश की एकता का सिद्धांत ये कहता है कि एक कर्मचारी तो एक अधिकारी के अंडर में होना चाहिए। उसके बाद है ये एक अनौपचारिक संगठन के प्रयोग का सिद्धांत है। अनौपचारिक संगठन के प्रयोग का सिद्धांत, अगर आप लोगों को अनौपचारिक संगठन नहीं आता है तो सबसे पहले मैंने संगठन में बताए हुए हैं कि औपचारिक और अनौपचारिक क्या होता है। उसके बाद 6 नंबर सिद्धांत लिखा हुआ है कि लगातार अनुगमन का सिद्धांत, मतलब कि जो बातें हैं, जो चीज़ है वो हमेशा लगातार चलती रहती है, ये सिद्धांत ये कहता है। और उसके बाद है 8 में कि 7वां नंबर लिखा हुआ है कि प्रबंधकीय संदेश वाहन का सिद्धांत, मतलब कि ये सिद्धांत जो है वो एक संदेश वाहन, मतलब कि कम्युनिकेशन का काम करता है, क्योंकि अधिकारी और कर्मचारी के बीच में क्या होगा, कम्युनिकेशन होगा, तो प्रबंधकीय संदेश वाहन होना निश्चित है। उसके बाद नेतृत्व का सिद्धांत, ये एक लीडरशिप का होता है, मतलब कि एक नेतृत्व का सिद्धांत जो होता है, मतलब कि किसी को, जैसे मान लो कि ये 10 कर्मचारी हैं, अब इन 10 कर्मचारियों पर एक अधिकारी को मतलब कि नियुक्त किया गया और उसी अधिकारी को लीडरशिप कहा जाएगा, मतलब कि लीडर किसे कहा जाएगा, इस अधिकारी को, जो मतलब कि सबसे बड़ा अधिकारी होगा। इनको ये टोली है, ये टोली नायक को, या मान लो टोली नायक जो होता है उनको भी हम लोग बोल सकते हैं। तो सिद्धांत से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। अभी हम आपको दिखाएंगे कि क्वेश्चन कहाँ से ज़्यादा बार पूछे जाते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी हमने सिद्धांत कर दिए हैं। मान लो किसी में दे दिया कि यह निर्देशन का निम्न में से कौन सा सिद्धांत है और या फिर नहीं है, तो आप लोग यहाँ से कर ले जाएंगे, ये बात की श्योरिटी है। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है नेक्स्ट स्लाइड में कि जो लिखा हुआ है ऊपर चलते, एक सेकेंड, अब इसमें लिखा हुआ है कि निर्देशन के तत्व का सही क्रम जो है, वो निर्देशन के क्रम का, सबसे पहले निर्देशन के जो तत्व हैं, हमें पता है कि जो तत्व हैं वो 4 होते हैं, लेकिन इनका सही क्रम अभी तक हम लोगों को मालूम नहीं था। तो हम लोग अब सबसे पहले है अभिप्रेरणा, मोटिवेशन सबसे पहले नंबर पे आती है। उसके बाद आती है लीडरशिप, नेतृत्व। उसके बाद आता है संदेश वाहन और उसके बाद सबसे लास्ट में आता है पर्यवेक्षक। तो अक्सर करके एक क्वेश्चन आया है कि पर्यवेक्षक जो है निर्देशन में कौन सा नंबर है, तो पर्यवेक्षक का नंबर 4 है ये, ठीक है, नंबर 4। अब उसके बाद आता है कि पर्यवेक्षक होता क्या है, पर्यवेक्षक को बोलते हैं सुपरविजन। अब मान लो कि जैसे मान लो कि कर्मचारियों ने जो कार्य किया होगा उसकी जांच करेगा ये, और उसकी जांच करेगा तो उसे सुपरविजन बोलेंगे। अगर मान लो कि कोई कर्मचारी स्लो काम करता है तो उसे मोटिवेट करेंगे, ठीक है, उसकी लीडरशिप भी करेंगे और उसमें मतलब की बातचीत भी करेंगे जिससे कि वो कार्य अधिक से अधिक करे। तो सीधी सी बात है कि एक कर्मचारी और अधिकारी के मध्य जो संबंध होता है वो निर्देशन के अंतर्गत आती है। उसके बाद लिखा हुआ है कि पर्यवेक्षक क्या होता है, पर्यवेक्षक को इंग्लिश में बोलते हैं सुपरविजन। अब सुपरविजन की इंग्लिश में अगर कहें तो इंग्लिश में सुपरविजन शब्द को 2 शब्दों में मिलकर बना है, एक होता है सुपर और एक होता है विजन। सुपर का अर्थ होता है उत्तम और विजन का अर्थ होता है दृष्टि। जिसकी उत्तम दृष्टि होती है अपने अधीनस्थों के कार्य पर, उसे क्या कहते हैं, सुपर विजन कहते हैं। अब पर्यवेक्षण पूछा जाता है कि पर्यवेक्षण जो व्यक्ति करता है, पर्यवेक्षण जो व्यक्ति करता है उसे पर्यवेक्षक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पर्यवेक्षक बोलते हैं, ठीक है। जो व्यक्ति पर्यवेक्षण करता है उसे, मतलब जो व्यक्ति सुपरविजन करता है उसे हम लोग पर्यवेक्षक बोलते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है कि पर्यवेक्षक की विशेषताएं। अब पर्यवेक्षक की विशेषताएं मतलब कि सुपरविजन की विशेषताएं क्या क्या होती हैं, उन पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। पहले नंबर विशेषता लिखी हुई है कि पर्यवेक्षक सबसे निचले स्तर के रेखा अधिकारी से संबंध रखता है। ये भी बात आप लोग मोस्ट रखेंगे कि पर्यवेक्षक किससे संबंध रखता है, सबसे निचले अधिकारी से संबंधित होता है। कभी कभी आप लोगों को ऑप्शन दिए जाएंगे कि उच्च अधिकारी से संबंध रखता है, निम्न अधिकारी से संबंध रखता है, या फिर मध्यम अधिकारी से संबंध रखता है, या फिर किसी अधिकारी से संबंध नहीं रखता है। ऐसे करके क्वेश्चन आए हैं। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 में लिखा हुआ है कि पर्यवेक्षक कर्मचारी उन्मुख होता है। तो पर्यवेक्षक जो होता है वो कर्मचारियों के हित को ध्यान में रखकर होता है, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है कि पर्यवेक्षक न्यूनतम अधिकार सत्ता केंद्रित करता है। पर्यवेक्षक जो है वो सबसे कम न्यूनतम अधिकार सत्ता केंद्रित करता है। उसके बाद 4 नंबर पॉइंट में लिखा हुआ है कि कर्मचारी से प्रत्यक्ष संबंध रखता है। कर्मचारी से प्रत्यक्ष संबंध कौन रखता है, पर्यवेक्षक रखता है। उसके बाद पर्यवेक्षक से स्वास्थ्य मानवीय संबंधों की स्थापना पर बल दिया जाता है। जैसे मान लो कि कोई कर्मचारी है तो वो काम नहीं कर पा रहा है तो उसको हम लोग स्वास्थ्य, मतलब कि कर्मचारियों के हिसाब से चलेंगे, बीच में एक लंच भी देंगे, मतलब कि एक समय लंच के लिए भी देंगे, तो थोड़े गैप को हम लोग देंगे जिससे कि वो कर्मचारियों के जो मानवीय स्वास्थ्य है, मतलब कि जो स्वास्थ्य है उनको, उसको भी ध्यान में रखा जा सके। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है कि पर्यवेक्षक अपने से उच्च प्रबंध के प्रति उत्तरदायी होता है। पर्यवेक्षक जो है जो अपने से उच्च स्तर के प्रबंध के लिए उत्तरदायी होता है। तो ये हो गया पर्यवेक्षक। अभी आप पर्यवेक्षक से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लोग यहाँ से कर ले जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट
और नेक्स्ट में लिखा हुआ है कि अभिप्रेरणा, जो निर्देशन के 4 तत्व हैं उन्हीं से क्वेश्चन आते हैं कि निर्देशन के जो चार तत्व होते हैं, पहली बात कौन कौन से होते हैं, उनका सही क्रम, निर्देशन का मतलब होता है पथ प्रदर्शन करना, उसके बाद अभिप्रेरणा, और उसके बाद निर्देशन नेतृत्व क्या होता है, और उसके बाद सुपरविजन क्या होता है। तो इसके ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब अभिप्रेरणा को हम लोग देखेंगे कि अभिप्रेरणा का मतलब होता है कि सहयोग प्राप्त करने की कला। क्या होता है कि सहयोग प्राप्त करने की कला को ही अभिप्रेरणा कहते हैं। जैसे कि मान लो कि मुझे एक गिलास पानी पीने की इच्छा है, ठीक है, तो मैंने किसी को मोटिवेट किया कि आप एक गिलास पानी ला सकते हैं, तो उसने क्या किया कि ये क्या है, अभिप्रेरणा है, कि मैंने उसे काम के लिए फोर्स किया है। तो सहयोग प्राप्त करने की, सहयोग क्या है कि पानी पीना मेरा एक सहयोग है, मुझे सहयोग के द्वारा पानी पिया जाएगा, तो मैंने इसी से कहा तो उसने पानी हमें दे दिया, तो ये सहयोग है। और इसके आएगा किसके अंतर्गत, ये अभिप्रेरणा के अंतर्गत आएगा। जो काम हम नहीं करना चाहते तो वो किसी दूसरे से करवाने की कला को ही हम लोग क्या बोलते हैं, अभिप्रेरणा बोलते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है कि जो बक्षित उद्देश्य, मतलब कि जो हम लोगों के उद्देश्य हैं वो प्राप्त करने के लिए कर्मचारियों में उत्तेजना पैदा करता है। अभिप्रेरणा क्या है कि उत्तेजना पैदा करता है कर्मचारियों में उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए। अभिप्रेरणा को लैंडिस रिकार्ड ने प्रबंध का हृदय कहा है। ये बात आप लोग याद रखिए कि प्रबंध का हृदय किसे कहा गया है, अभिप्रेरणा को कहा गया है, ये भी बात याद रखिए। और ये किसने कहा है कि लैंडिस रिकार्ड ने कहा है, ये भी बात याद रखिए। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है कि अभिप्रेरणा प्रक्रिया कैसी होती है। अभिप्रेरणा में क्या होता है, सबसे पहले हम लोगों को ज़रूरत होती है, किसी ना किसी चीज़ की ज़रूरत आती है। उसके बाद ज़रूरत जो है वो क्या जन्म देती है, ज़रूरत हमेशा आवश्यकता को जन्म देती है। पहले ज़रूरत होगी फिर उसके बाद उसकी आवश्यकता होगी। अब आवश्यकता के बाद जो होता है वो हमेशा क्या होता है कि जैसे मान लो कि आवश्यकता हुई हमें किसी चीज़ की, और अगर वो पूरी नहीं हो तो हमें क्या होगा कि हमें तनाव पैदा होता है। तनाव मतलब कि हमें खिचखिचाहट सी होती है। अब जिससे खिचखिचाहट होगी है तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग उस कार्य को करने के लिए तैयार होंगे कि अब हमें ये काम करना ही करना है, किसी भी हाल में करना है, ठीक है। अब कार्यवाही करेंगे तो हमें क्या होगा कि हमें वो कार्य मिलेगा, और कार्य मिलेगा तो वो आवश्यकता भी पूरी होगी, और आवश्यकता पूरी होगी तो हमें क्या मिलेगी, लास्ट में मिलेगी फिर संतुष्टि मिलेगी। तो ये अभिप्रेरणा की प्रक्रिया है, प्रोसेस है मोटिवेशन की। तो मोटिवेशन की प्रोसेस भी कभी कभी देख ली जाती है कि सबसे पहले ज़रूरत, फिर उसके बाद आवश्यकता, उसके बाद तनाव, उसके बाद कार्यवाही, और उसके बाद जो है उसके बाद सबसे लास्ट में है संतुष्टि। तो हम लोगों ने अभिप्रेरणा कर लिया, अब हम लोग आगे देखेंगे। अब आगे लिखा हुआ है कि जो अभिप्रेरणा में आवश्यकता होती है, तो आवश्यकता पर सबसे पहले विचार जो दिया है वो मैस्लो ने दिया है। अब मैस्लो की आवश्यकता प्राथमिक विचारधारा, ठीक है, सबसे पहले इस विचारधारा के प्रतिपादक अब्राहम मैस्लो हैं। अगर आप लोगों से आप आवश्यकता के बारे में कुछ भी पूछा जा सकता है तो अब्राहम मैस्लो आप लोग बताइए कि इन्हीं अब्राहम मैस्लो ने 5 भागों में आवश्यकता को बांटा है। अब वो कौन कौन से भाग हैं, सबसे पहले है शारीरिक आवश्यकताएं। अब शारीरिक आवश्यकता में सबसे पहले है कि भोजन, पानी, निद्रा, विश्राम, आवास, वस्त्र, मतलब कि जो ऐसी आवश्यकता जो सबसे मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट होती हैं। जैसे मान लो कि भोजन, अगर हम लोगों को जीवन जीना है तो हम लोगों को भोजन भी करना पड़ेगा, पानी भी पीना पड़ेगा, और एक समय के लिए हमें आराम भी करना पड़ेगा, विश्राम भी करना पड़ेगा, और हम लोगों को लिए आवास भी चाहिए और वस्त्र भी चाहिए। तो ये शारीरिक आवश्यकता हैं, जो जरूरी आवश्यकता होती हैं उन्हें शारीरिक आवश्यकता बोलते हैं। अब उसके बाद आता है सुरक्षा आवश्यकता। अब जैसे मान लो कि हम लोगों के पास पैसा बढ़ेगा तो हम लोगों को सुरक्षा महसूस होगी। सुरक्षा मतलब कि हम लोगों को अपनी सुरक्षा रखनी है, तो उसके लिए हम लोग भौतिक आवश्यकता, उसके बाद आर्थिक आवश्यकता, और उसके बाद मनोवैज्ञानिक आवश्यकता। अब उसके बाद सुरक्षा संबंधी ये आवश्यकताएं होती हैं, मतलब कि किसी व्यक्ति की सुरक्षा संबंधी जो होती हैं। जैसे मान लो कि भौतिक आवश्यकता में क्या हो गया कि भौतिक आवश्यकता में व्यक्ति क्या रखता है कि एक सिक्योरिटी गार्ड रखता है, ठीक है। मान लो कि अपनी सुरक्षा के लिए क्या रखता है, सिक्योरिटी गार्ड या बॉडी गार्ड, तो उसे भौतिक आवश्यकता में कहेंगे। बहुत से लोगों के पास पैसा ज़्यादा होता है तो वो इस प्रकार की सुरक्षा आवश्यकताओं पर खर्च करते हैं। उसके बाद आर्थिक आवश्यकता। अब आर्थिक आवश्यकता क्या होता है कि जैसे मान लो कि भविष्य में आदमी क्या करना चाहता है कि भविष्य में कुछ धन संचय करना चाहता है, तो क्योंकि वो आदमी ये जानना चाहता है कि भविष्य में मान लो कि किसी को कोई दिक्कत ना आए, इसलिए वो क्या करना चाहता है कि धन सेव करके रखना चाहता है अपनी सुरक्षा के लिए। तो वो कैसी है, आर्थिक आवश्यकता है। और मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है। उसके बाद लिखा हुआ है कि नेक्स्ट लिखा हुआ है कि सामाजिक आवश्यकता है। अब सामाजिक आवश्यकता में जो व्यक्ति समाज में रहना चाहते हैं, कुछ व्यक्ति समाज में, तो उनकी भी कुछ आवश्यकताएं होती हैं, सामाजिक आवश्यकताएं होती हैं। उसके बाद है कि सम्मान की आवश्यकता, सम्मान या पद की आवश्यकता। बहुत से आदमी सम्मान पाना चाहते हैं समाज में, ठीक है।
तो उनकी भी आवश्यकताएं होती हैं। ये व्यक्ति अहम आवश्यकताएं कहलाती हैं, इनको अहम आवश्यकताएं भी कहते हैं। और लास्ट में आत्मसिद्धि की आवश्यकता। आत्मसिद्धि में जब हम लोगों को किसी भी चीज़ की हमें मोह माया नहीं रह जाती है तो हम लोग क्या करते हैं कि आत्मसिद्धि की आवश्यकता होती है। जैसे कि आप लोगों को एक पता हो कैप्टन बत्रा जो हम लोगों के लिए शहीद हो गए थे, तो उन्होंने क्या किया था कि उन्हें आत्मसिद्धि की आवश्यकता थी, मतलब कि उन्हें सब चीज़ों से वे परिपूर्ण, मतलब कि मोह से दूर थे, इसलिए उनकी जो आवश्यकता थी वो आत्मसिद्धि की आवश्यकता थी। उसके बाद अक्सर करके क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे मान लो कि पूछ दिया कि उन्होंने कि सुरक्षा संबंधी आवश्यकता किस में आएगा, तो आप लोगों को बताना है कि सुरक्षा संबंधी आवश्यकता सुरक्षा संबंधी में आएगा। जैसे मान लो कि भोजन संबंधी पूछ लिया कि भोजन संबंधी आवश्यकता किस में आएगा, तो शारीरिक आवश्यकता में आएगा, प्राथमिक आवश्यकता में आएगा। तो ऐसे करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि नेतृत्व क्या होता है। देखो हम लोगों ने क्या क्या कर लिया है कि अभिप्रेरणा कर लिया है, अभिप्रेरणा। उसके बाद हम लोगों ने कर लिया है पर्यवेक्षण कर लिया है। अब उसकी बात करेंगे हम लोग नेतृत्व। अब नेतृत्व क्या होता है कि नेतृत्व प्रबंधन का आंतरिक भाग है। आंतरिक भाग कौन सा है कि नेतृत्व है। अगर लीडरशिप अच्छी नहीं होगी तो प्रबंध करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो किसी व्यक्ति के उस गुण से है जिसके द्वारा वह अधीनस्थों का मार्गदर्शन करता है, एक नेता के रूप में अपनी क्रियाओं का संचालन करता है। मतलब कि बहुत से लोग होते हैं, एक पार्टी में बहुत से लोग होते हैं, लेकिन मेन नेता एक ही होता है, तो उसमें लीडरशिप करने की क्षमता ज़्यादा होती है, इसलिए वो उन सबका लीडर कहलाता है। ठीक है, तो अधीनस्थों मतलब कि उसके नीचे जो कार्य करेंगे वो अधीनस्थ कहलाते हैं। वैसे बहुत से कर्मचारी होते हैं, उनका भी एक लीडर कर्मचारी होता है। ठीक है, यूनियन मेंबर होता है, तो उसको भी हम लोग लीडरशिप के अंतर्गत रखेंगे। अब लीडरशिप में अक्सर करके नेतृत्व में शैलियाँ पूछी जाती हैं, तो शैली से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं नेतृत्व में। तो अभी हम लोग फिलहाल तो नहीं, लेकिन हम लोग नेतृत्व की एक शैली को देख लेते हैं कि नेतृत्व की एक शैली, बहुत सी शैलियाँ होती हैं। अगर हम लोग इसमें जाएंगे तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो हम लोग इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आएंगे, नेतृत्व की शैलियाँ, और जो इसमें छूट रहा है उसको भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है कि निरंकुश नेतृत्व शैली। एक होती है अधिकार सत्ता वाली शैली। ये बहुत सी 2-3-4 शैली हैं, उनको भी हम लोग आगे वीडियो में करेंगे, क्योंकि अक्सर करके शैली से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये शैली कौन सी है। ऐसे मान लो कि निरंकुश नाम से लिखा हुआ है कि तो ये शैली एक हिटलर के शासन जैसी शैली थी। अगर कोई कर्मचारी कार्य नहीं करेगा तो उसको सजा दी जाएगी। तो ये निरंकुश शब्द जो है वो इसी से लिया गया है कि कोई मतलब दया नहीं दिखाई जाएगी, तुरंत उस पर सजा दी जाएगी उसको। अगर कोई आदमी कर्मचारी काम नहीं करेगा तो उसको सजा भी दी जा सकती है, और मतलब कि कर्मचारियों से कोई सजेशन नहीं लिया जाएगा, सिर्फ अधिकारी ही सजेशन, मतलब कि कोई काम करना है, कोई मान लो कि निर्णय लेना है, तो उसमें कर्मचारियों का कोई योगदान नहीं रहेगा, जो भी है वो सब अधिकारी अपने हाथों में रखता है। ठीक है, तो इस शैली को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इस शैली को नेता केंद्रित शैली भी कहते हैं। मतलब कि नेता केंद्रित शैली इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें कर्मचारियों का कोई योगदान नहीं होता है, पहली बात। अब ऐसे करके क्वेश्चन आता है कि नेतृत्व शैली में नेता केंद्रित शैली किसे कहते हैं, तो निरंकुश शैली कहते हैं। मतलब कि जो कर्मचारियों को सजा देती है उस शैली को क्या कहते हैं, तो उसे निरंकुश शैली कहते हैं। अब इसमें लिखा हुआ है कि इस शैली को नेता केंद्रित शैली कहते हैं। इसके अंतर्गत प्रबंधक सारे अधिकार अपने हाथों में रखता है। अपने हाथों में रखने मतलब कि केंद्रित रखता है, विकेंद्रीकरण नहीं रखता है, केंद्रीकरण रखता है। ठीक है, आप लोग ये बात भी याद रखिए कि केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण क्या होता है कि मान लो कि जो अधिकार है वो अपने हाथों में रखना। यदि कोई कर्मचारी कार्य में लापरवाही करता है तो उसे सजा दी जाती है, ये भी बात है। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने कर लिया कि नेतृत्व की कुछ शैली कर ली है। उसके बाद जो है हम लोग उसके बाद की शैलियाँ अगले पार्ट में करेंगे, जिससे कि आप लोगों को ये वीडियो भी ज़्यादा बड़ी ना हो, आप लोग आराम से इसको देख लें। और इसके बाद हम लोग उस वीडियो में MCQ भी करेंगे कि MCQ कैसे पूछे जाते हैं निर्देशन के। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।